हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो, सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। नीट सीरीज का अगला टॉपिक जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कौन सी है? वो है न्यूक्लियाई। और इस वीडियो में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की विद द टॉपिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है? देखो, रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस करके कुछ एक चीज है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट से उसे एक ऑब्जर्वेशन मिला था कि कुछ एक चीज है जिससे टकरा के वापस से वो पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, फिर कुछ एक पार्टिकल जो है वो वापस भी आ रही। मतलब एक डिफ्लेक्शन हो रहा था। डिफ्लेक्शन होने के लिए जरूर उसमें कोई एक पार्टिकल हो गए एटॉम्स के बीच में, जिसे हम कह रहे हैं क्या? न्यूक्लियस। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस की ये आइडिया जो है वो दी थी। अब ये जो न्यूक्लियस है इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या है एक्चुअल में? न्यूक्लियस हम कह रहे हैं एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट ये है क्या एक्चुअली? इसको हम समझेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो न्यूक्लियस और प्लूरल में इसे न्यूक्लियाई भी कहते हैं, इज एक्चुअली अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटॉम। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एटॉम, बिल्कुल सेंटर में रहती है। और क्या है, इसमें दो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है जो कि है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है उसमें क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होती है। तो ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके न्यूक्लियस बनते हैं और दोनों एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जो कि बिल्कुल सेंटर में रहती है एटॉम्स के, और उसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है। एटॉम से भी छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है जो कि आपस में दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर, एंड दैट वी आर कॉलिंग एज न्यूक्लियस। ठीक है, एन एटॉम इज मोस्टली द एम्प्टी स्पेस विद द ऑर्बिटिंग नेगेटिव पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये तो हम जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, ये ऑरेंज वाली जो है इसे हम अगर न्यूट्रॉन कंसीडर करें, जो येलो वाली है पॉजिटिव चार्ज उसे हम प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों मिला के क्या हो रही है? न्यूक्लियस। और बाकी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता है कि जो एक अपने ऑर्बिट को मेंटेन करके मूव किए जा रही है। ओके, ये सब हमने एटॉम्स में पढ़ा है। ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर दी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात? देखो, यहां पे इमेज में अच्छे से बताया गया है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या क्या है। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होती है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन्स में अगर चार्ज होती है तो कितनी चार्ज होती है, तो ये तो आपको पता है, पहले से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े हो कि प्रोटॉन की जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये कितनी है? दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होती है बट नेगेटिवली चार्ज। अब अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की मास क्या है? 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, न्यूट्रॉन की बात करें, अच्छा, प्रोटॉन का आइडिया किसने दिया था? प्रोटॉन का आइडिया दिया था एक साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने दिया था। ओके, अब बात करते हैं दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम कह रहे हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में चार्ज तो नहीं होती, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है उसमें। और न्यूट्रॉन की मास की बात करूं अगर, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज अराउंड 6.74 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कि प्रोटॉन की जो मास है और न्यूट्रॉन की मास है वो क्या है? सिमिलर है। वो क्या है? सिमिलर है। तो हम ये कंसिडर
कर सकते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में हमने क्या जाना कि न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपस में टाइटली बाउंड होके रह सकते हैं। अब एक एलिमेंट है सपोज ए, इसके न्यूक्लियस को या फिर इस एटॉम को हम कैसे दिखाते हैं, ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हो कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। तो जो मास नंबर होती है, मास नंबर मतलब इसकी जो एटॉमिक मास है, उसे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिखते हैं। मास नंबर को हम डिफाइन करते हैं ए से, और दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे कहते हैं Z प्लस एन। ठीक है, A इक्वल्स टू Z प्लस एन। Zn क्या है मैं बता देता हूं, देखो Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, atomic number, this is also defined as number of protons। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं n की। तो n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिला के क्या बनता है, मास नंबर, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो कोई भी एलिमेंट अगर x है उसे हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, मतलब उसकी एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z नीचे और मास को लिखते हैं ऊपर। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है। ओके, समझ में आया बात। तो ये हमने जाना क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें कि क्या, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की, बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। तो जैसे कि केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हो, एटॉमिक मास क्या होती है कि इट इज 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटॉम। ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटॉम। ओके, कार्बन 12 एटॉम है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, हमें पता है। तो हम 1 AMU को कैसे लिख सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लिखते हैं 1 AMU। इसकी जो मास होती है दैट इज 1.6603 समथिंग लाइक दैट, एंड 10 टू द पावर -27 kg के आसपास होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU को हम इतना लिख सकते हैं। और इतनी ही मास कितनी थी, प्रोटॉन की भी इतनी ही मास थी, इसके आसपास थी 1.67 समथिंग लाइक दैट। ओके, अब देखो इसको मैं अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूं तो दिस विल कम एज 931.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ओके, 478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट A1 AMU को हम 1U भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन और इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखो 1.6603 ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो ये हम मास को जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम उसे जनरली AMU में लिखेंगे या फिर U से डिनोट कर सकते हैं। तो ये है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ये आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हम जितनी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले उसके स्ट्रक्चर को समझा, फिर हम एक कंसिडर किए कि उसकी मास जो होती है एक एटॉम की मास, तो इनको हम किस यूनिट में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। अब बात करते हैं इसके रेडियस के बारे में, एक न्यूक्लियर रेडियस के बारे में। तो पहली बात तो ये कि न्यूक्लियस को अगर मैं स्फेरिकल कंसीडर करूं तो ही मैं उसकी रेडियस की बात कर सकता हूं। ठीक है, तो हम आइडियली क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को एक स्फेयर जैसा कंसिडर करते हैं, तभी हम उसकी रेडियस की बात करते हैं। तो उसकी रेडियस को कुछ इस तरह से कह सकते हैं, दैट इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एक्चुअली। तो उसकी जो रेडियस होती है दैट इज R इक्वल्स टू R0 इंटू A टू दी पावर 1/3। A क्या है, एटॉमिक मास और मास नंबर, वेयर R0 की वैल्यू क्या है 1.1 इंटू 10 टू दी पावर
12 माइनस 12 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। समझ में आ गई बात कि ये क्या है चीज है, सॉरी नॉट 12, इट इज 15 माइनस 15 मीटर, जिसे हम कहते हैं, और इस तरह से भी लिख सके 1.1 फर्मी। ओके, नाउ ये तो होगी रेडियस की बात। डेंसिटी क्या है, रेडियस फिर से मैं बता रहा हूं, रेडियस कब कंसीडर करें, जब हम न्यूक्लियस को एज अ स्फेयर मान रहे, और अगर एज अ स्फेयर माने तो एक स्फेयर जो है न्यूक्लियस, उसकी डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी, स्फेयर की वॉल्यूम। सो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एवरेज अबाउट 2.9 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर डेंसिटी को रो में मानता हूं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, अगर स्फेयर कंसीडर किया तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो वॉल्यूम है। आर के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, सो m/4/3 पाई आर के जगह पे आर नॉट क्यूब इंटू a टू दी पावर 1/3 है, a टू दी पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली a आ जाएगा। ओके, मास को अगर मैं कंसीडर करता हूं, सपोज amu है, a, सपोज इसकी मास जो है वो a है, एटॉमिक मास जो है ये a है, 4/3 पाई आर नॉट की वैल्यू क्या है, 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15, और a को ऐसे रखने देते हैं, सो a विल कैंसिल आउट। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/4 इंटू 3/4 पाई इंटू 1/1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का क्यूब। ठीक है, यहां पे देखो क्यूब छूट गया, क्यूब लगा लेना, का क्यूब। ओके, तो इस तरह से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जो डेंसिटी मिलेगी ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो क्या हो जाएगी, 2.9 इंटू 10 टू दी पावर 17। डेंसिटी जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 2.9 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी हो गई। समझ में आ गई बात। तो ये देखो यहां पे मैंने कंसीडर किया है कि मास के जगह पे मैं ए डाला हूं। ए क्या है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास, न्यूक्लियस की मास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअल में एटॉमिक मास में क्या बताया था, एटॉमिक मास क्या होती है, ए इक्वल्स टू जेड बाई एन, जेड प्लस एन। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों के मास को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, एटॉमिक मास। सॉरी, दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एटॉमिक मास, जिसे हम न्यूक्लियस के मास में भी मैंने पुट किया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में पढ़े हो, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, क्योंकि इस चैप्टर में ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मैं अगर आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर इसकी बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या है। इफ द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, इन एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट के एटॉम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह के ये क्या है, ये कार्बन के आइसोटोप्स है। लेकिन चूंकि नाम कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, बट इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। लेकिन कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 की जो मास नंबर है, यानी कि इसके एटॉमिक मास है, वो 12, 13, 14 रेस्पेक्टिवली है। ओके, समझ में आ गई बात। आइसोबार्स की बात करें तो जहां पे एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, इसमें क्या हुआ था, इन एन एलिमेंट किसी दो एटॉम का एटॉमिक क्या है, मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक, दो डिफरेंट एलिमेंट कैसे कह सकते हैं, दो अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, जिसकी सेम मास नंबर है, मतलब ऐसा भी कुछ एलिमेंट्स है या फिर कुछ एटॉम्स है जिसकी एटॉमिक नंबर भले ही अलग अलग हो बट उनकी जो एटॉमिक मास है वो सेम है। तो उन दोनों एलिमेंट्स को हम मिला के कहेंगे क्या, कि दीज आर आइसोबार्स।
ओके, फॉर एग्जाम्पल 4OS 40Cl, सॉरी 4OCl। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं इज अ सीरीज ऑफ आइसोबार, ये एक आइसोबार की सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल है ये सब। आइसोटोन्स क्या है, इन एन एलिमेंट द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट है, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, जैसे कि 6C14 C14 7915, इन सब एटॉम्स में क्या है कि इनके न्यूट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो कि n हम लिखते हैं, एन्स इन दोनों एटॉम में सेम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है, राइट। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों की अलग अलग है। ओके, मूविंग ऑन टू आइसोमर्स, when an atoms with different radioactive properties but the same atomic numbers, रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी सेम अलग अलग है। अब रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे, नीट के लिए तो रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड मास नंबर, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर, फॉर एग्जांपल इथाइल बेंजीन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मैं इसके एनोटेशंस को रिमूव करता हूँ। यस, यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट ताकि आपको याद रह जाए कि ये चार टर्म्स एक्चुअल में होते क्या, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स। तो हमने यहाँ पे जाना क्या, अब तक हमने समझ लिया कि वो चार टर्म्स के बारे में, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स एंड आइसोटोन्स। अब हम आते हैं थोड़ा और डिटेल में न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस में हम क्या समझ रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कैसे रहते हैं दोनों, तो आपस में जरूर कोई फोर्स होगा जो इन दोनों को टाइटली बाउंड करके रखा है। यही तो मैंने पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहती है, या फिर न्यूक्लियस किस चीज से बना है, राइट। तो वो फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। चार फंडामेंटल फोर्सेस होती है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, या फिर हमने 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड में, कि चार फंडामेंटल फोर्सेस होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होती है, न्यूक्लियॉन, सर आपने न्यूक्लियन नहीं बता रहे, न्यूक्लियन कुछ नहीं है, वो जो एटॉमिक नंबर हम पढ़ रहे थे ना, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ रहे थे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को साथ में मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, क्या यहाँ पे क्या रख के आ रहा है, द फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे भी समझेंगे। तो हम क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि न्यूक्लियर जो फोर्स है वो क्या है, दो पार्टिकल या फिर नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट, जिसके कारण न्यूक्लियस बंधा हुआ है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है नेचर में। ठीक है, और क्या है, फोर्स एक्ट्स बिटवीन सिमिलर चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड अपोज द कूलम्ब लॉ ऑफ फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन सिमिलर चार्जेस, ये इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब फोर्स हमें क्या कहता था कि ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्ज विल रिपेल ईच अदर। तो ये कूलम्बिक इंट्रैक्शन था, कूलम्ब फोर्स था, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं। बट इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, या फिर इस लॉ को पूरी तरह खारिज करता है कौन, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में भी हो सकता है। अब कैसे होगा इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इज सिमिलर बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड अफेक्ट्स बोथ ऑफ दीज पार्टिकल इन द सेम मैनर। ठीक है, बोथ ऑफ दिस पार्टिकल इन द सेम मैनर। अच्छा, ये जो होती है, देखो नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूं, जेईई मेंस और एडवांस के लिए मैं ये पढ़ाने वाला हूं जस्ट इसी वीडियो के बाद। ओके, देखो, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन सिमिलर चार्जेस एंड अपोजेस द कूलम्ब लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये एक थ्योरी आई थी, युकावा मेसन थ्योरी, कि कैसे सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। तो युकावा मेसन थ्योरी के वजह से ये इसे समझा जा सकता है, कूलम्बिक इंटरेक्शन नहीं है ये। ओके, तो नीट के लिए इतना जानना काफी है, बाकी जेईई के लिए मैं तो डिटेल में पढ़ाने ही वाला हूं। ओके, अब देखो, दिस चार्जेस
इंडिपेंडेंट, ओके, क्योंकि ये बिटवीन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इफेक्ट बोथ ऑफ दिस इन द सेम मैनर. न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर ऑल द सेम. चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा. फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर न्यूट्रॉन तो चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन में तो चार्ज ही नहीं है, वो तो चार्ज लेस है, राइट, आपने ही कहा था, तो फिर उनके बीच में कैसे होगा. तो ये फंडा जो है ना वो चार्ज का है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज से इस फोर्स का लेना देना है ही नहीं. ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं युकावा मेसन थ्योरी में आपको समझाऊंगा. ओके, नाउ अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये क्या है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ऑल आर द सेम, सारे क्या है, सेम होंगे. अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस डज नॉट हैव एनी सिंपल मैथमेटिकल फोर्स. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखते थे F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर. इस न्यूक्लियर फोर्स को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं. ओके, कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इस न्यूक्लियर फोर्स का नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है. ओके, चलो आगे बताते हैं. न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स. एग्जैक्टली, एक्सचेंज फोर्स. ये वाली जो टर्म आ गई ना, ये वाली जो टर्म आ गई ना, इसी से न्यूक्लियर फोर्स क्या है और ओरिजिन क्या है न्यूक्लियर फोर्स का, इसे हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स कुछ एक एक्सचेंज कर रहा है आपस में, तभी जाके ये फोर्स है, चार्ज से रिलेटेड नहीं है. दैट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स. आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो कि पूरे फिजिक्स में या फिर पूरे आइंस्टाइन की जो सबसे फेमस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसे फिजिक्स कुछ भी नहीं पता है लेकिन ये इक्वेशन पता रहता है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है कि मास और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है. क्या है वो, इंटर कन्वर्टेबल है. अगर मास है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, राइट. मास एनर्जी में चेंज हो सकती है, एनर्जी मास में चेंज होते हैं. सो इस इक्विवेलेंस से हम चेंज इन एनर्जी जो है उसको मैं लिख सकता हूं mc स्क्वायर. अगर मैं सपोज करता हूं 1 kg मास के लिए, 1 kg मास के लिए, तो डेल्टा E क्या हो जाएगी, 1 इंटू c स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल समथिंग अराउंड 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल. अगर यही 1 kg यानी, और अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए करता हूं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितनी kg, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. ये कितनी आ जाएगी, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16. ठीक है, ये कितना जूल में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 टू द पावर 16 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ठीक है, चार्ज आप माइनस में लिख सकते हो. सो दिस विल कम समथिंग अराउंड 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं. मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट में अराउंड 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है. ठीक है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, मास डिफेक्ट मतलब क्या है, मास डिफेक्ट मतलब क्या है, देखो न्यूक्लियस के केस में ये ऑब्जर्व किया गया है, न्यूक्लियस के केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक न्यूक्लियस की मास अगर हम अलग से निकालें, कैलकुलेट करते हैं कि एक न्यूक्लियस की मास को अलग से हम कैलकुलेट करें, जैसे C12 6 अगर एक न्यूक्लियस है, इसकी मास को हमने कैलकुलेट किया, और इसमें जो, अच्छा इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे. ठीक है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होंगे. अब 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन की मास को मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया. एक प्रोटॉन की मास को कैलकुलेट करके, हम प्रोटॉन की मास जानते क्या है, 6 क्या था, 1.067 समथिंग लाइक दैट, राइट. मैं भूल गया, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, देखो मैं बता देता हूं.
क्या था प्रोटॉन की मास, ये थी ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन की मास भी इतनी थी। तो ये अगर मास को मैं अलग अलग कैलकुलेट करूं, अलग अलग कैलकुलेट करूं, ओके, अलग अलग कैलकुलेट करूं, तो मुझे जो मिल रहा है वो क्या हो रही है, वो मास ज्यादा हो रही है, बट एक्चुअल न्यूक्लियस की मास कम है। एक्चुअल में न्यूक्लियस की मास कम है। तो ये जो एक इनडिस्क्रिपेंसी आया है, मतलब क्या कि अगर मेरे हाथ को अलग वजन, हाथ को काट के अगर इसकी वजन ली जाए, इस हाथ को काट के वजन ली जाए, और मेरे बॉडी की अलग से वजन ली जाए, ठीक है, साथ में सब कुछ जोड़ के, और फिर हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग वजन किया जाए, तो अगर ऐसा देखने मिले कि मेरी बॉडी की वेट 70 kg है, राइट, और अलग अलग पार्ट्स को हम काट के जब वेट कर रहे हैं, एक एक की वेट करके जब जोड़ रहे हैं, तब उसकी केजी कुछ 75 kg के आसपास आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूक्लियस के केस में ऐसा हुआ, ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होगा, मैं जस्ट एक नॉर्मल एनालॉजी दिया हूं। न्यूक्लियस के केस में ऐसा हुआ, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट क्यों आया? बिकॉज ऑफ सम एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी कैसे, अच्छा मास डिफेक्ट और एनर्जी की बात हम करेंगे। ये एनर्जी को हम कहेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। द एडिशनल मास इज अकाउंटेड बाय फॉर बाइंडिंग एनर्जी, अकाउंटिंग फॉर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जैसे आप लैटेंट हीट पढ़े थे कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, स्टेट चेंज उसका होगा, तब कुछ उसकी टेम्परेचर नहीं चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम एक्स्ट्रा हीट डाल रहे थे वो क्या है, उसकी स्टेट को चेंज करने में जा रही थी। ये लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट था। कुछ उसी तरह से एनालॉजी लगाओ यहां पे। क्या है कि जब न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधा जा रहा है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे प्रोटॉन्स है, सपोज हाइपोथेटिकली सोचो, अलग अलग बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, मैं क्या करूंगा, सबको मिला के एक न्यूक्लियस बनाते। तो उस न्यूक्लियस को बनाने में, आपस में जो बनने में, उसे जितनी एनर्जी जा रही है, जितनी एनर्जी जा रही है, वो कहां से एनर्जी आ रही है, वो वही मास डिफेक्ट जो है उसी की वजह से ये एनर्जी है, ठीक है, अकाउंटेड फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इट इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। इसीलिए जो न्यूक्लियस की अगर हम मास करेंगे वो क्या है, वो कम होगी, और अलग अलग करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास करेंगे तो वो उससे ज्यादा होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, ड्यू टू दिस, अच्छा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लैटेंट हीट में क्या पढ़ रहे थे, व्हेन अ स्टेट इज चेंज, सम ऑफ द हीट इज इन्वेस्टेड इन चेंजिंग द स्टेट, नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को ना बढ़ा के स्टेट को चेंज करने में लैटेंट हीट यूज हो रही थी। वैसे ही कुछ मास जो है वो एनर्जी में चली गई, जो कन्वर्ट हो गई एनर्जी में, ताकि वो बाउंड हो सके, कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। और इसे क्या कहा जा रहा है, वो कौन सी कितनी मास थी, वो मास डिफेक्ट वाली जितनी मास थी, ठीक है। अब हम इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे, हम जितना मास डिफेक्ट हुआ उस हिसाब से एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले हमने ये देखा था कि एक एटॉमिक मास यूनिट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो मास डिफेक्ट जो है वो भी कुछ एक मास है, यानी कि उसमें कितनी एनर्जी होगी वो हमें पता चल जाएगी, और वो एनर्जी जो होगी वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन द एक्चुअल मास ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ पार्टिकल्स इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से दिखाए तो देखो, ये इमेज से समझो कि एक न्यूक्लियस है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी है, तभी ये जाके एक न्यूक्लियस बना हुआ है। मतलब अगर इसे मैं सेपरेट करूं तो इससे कुछ एक एनर्जी रिलीज हो जाएगी, राइट, और सेपरेटेड न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसका वाइस वर्सा आप अगर करके देखो कि बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है, इनको मिला के अगर एक न्यूक्लियस बनाया जाए तो इसकी जो कुछ मास है वो इसके एनर्जी में, एनर्जी कौन सी एनर्जी, इनको जोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, बाइंड करने में जो एनर्जी लगेगी, उसमें वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं मास डिफेक्ट की बात करूं तो उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम क्या है, ये क्या है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी
mass of the nucleons minus actual mass of nucleus ओके सॉरी, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस कितने हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। 6 अगर प्रोटॉन है तो क्या करेंगे, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड। ये क्या बताती है, ए इक्वल्स टू होती है जेड प्लस एन। ए माइनस जेड यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो हमें सारे न्यूट्रॉन का मास पता चल जाएगा, ठीक है, माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि एम कंसिडर करते हैं, एम। और न्यूक्लियस कौन सी, कोई भी एक न्यूक्लियस मान लो, सपोज करते एक्स है, जिसकी एटॉमिक मास है ए और एटॉमिक नंबर है जेड, ठीक है, इस एटॉम की या फिर इस न्यूक्लियस की एक्चुअल मास को। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा क्या आएगा, मास डिफेक्ट आएगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा बाइंडिंग एनर्जी आने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी, अगर एक एएमयू में, एक एटॉमिक मास यूनिट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो इतने मास में कितना होगी, तो सिंपली सी हम बात करेंगे, इतने मास यानी कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ, सॉरी दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, MN लिखना चाहिए यहां पे, है ना, MN। वैसे आप मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हम सेम कंसिडर करते हैं, बट फिर भी MN मैं लिख रहा हूं, माइनस मास ऑफ दिस एक्चुअल न्यूक्लियस ZA, और एक एटॉमिक मास यूनिट में अगर 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें कितना होगी, इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हम कहेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या है, मास डिफेक्ट। मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास डिफेक्ट इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें कि मास डिफेक्ट या फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, एडवांस में भी पूछा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सी ग्राफ आ जाती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए, यानी कि एटॉमिक मास की। तो अलग अलग जितने भी रेडियो एक्टिव जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे कि ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको मैं अगर दूसरे इंक से बनाऊं, सो दिस इज समथिंग लाइक, ये ओके, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ दिख रहा है। यहां से हमें यह समझ में आ रहा है, यहां से देखो यहां पे क्या हो रही है कि जब फिजन हम फ्यूजन पढ़ेंगे तब इस ग्राफ को एक बार मैं फिर से समझाऊंगा कि फिजन फ्यूजन क्या होती है। फिजन फ्यूजन है न्यूक्लियर रिएक्शंस है कुछ, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो मेटल्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो फ्यूजन हो रहे हैं, यहाँ पे जो इस लाइक पाथ से इस तरफ जो हो रहे हैं उसे हम फिशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और बीच में ये जो लाइन, जो ब्लू पाथ आपको दिख रही है, थोड़ी सी रेंज जो दिख रही है अराउंड 60 एटॉमिक मास नंबर के आसपास, वो क्या है, जहां पे न्यूक्लियाइड्स जो है वो स्टेबल है, राइट, जहां पे बहुत ही वेरी स्टेबल है। ओके, अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से, इस पे क्या ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं, इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is around 8.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मास नंबर A equals to 56, ठीक है। ये देखो A equals to 56 के आसपास जो है यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अराउंड 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मास नंबर A equals to
238। मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहां पे आ जा रही है? इस रीजन में आ जा रही है, ठीक है, इस रीजन में आ जा रही है। ओके, अभी हम बात करते हैं, अभी हम अगर बात करें, सॉरी, अब थोड़ा इस वाले पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, दैट इज फॉर मास नंबर ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170। इस वाले मास नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कांस्टेंट हो रही है। ये मास नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो यहां से 30 से, सो 30 से ये जो 170 वाली रेंज है, लाइक समथिंग अराउंड दिस, ये वाली जो रेंज है, इसमें आप देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, नियरली कांस्टेंट, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, नियरली कांस्टेंट है, राइट। बट इस रीजन में देखो कैसा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है कि यहाँ पे मास नंबर क्या है, इस यहां से देखो ये सब की मास नंबर ऑलमोस्ट 40 से नीचे ही है, लेकिन चेंज आप देख सकते हो किस तरह से हो रही है, लेकिन इस वाले रीजन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। ओके, तो ये हमें पता चल रहा है इस पॉइंट से। ओके, नाउ बाइंडिंग एनर्जी EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज लो फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियस एंड हेवी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अगर बहुत ज्यादा हेवी हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो भी कम होगी, और बाइंडिंग एनर्जी अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा भी हो, दैट इज A इज लेस देन 30, मतलब मास नंबर अगर छोटे एलिमेंट्स की बात कर रहे तो 30 से नीचे, देखो 30 से नीचे इस रीजन में और इस रीजन में, ठीक है, दोनों ही रीजन में क्या चल रहा है कि मास बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है वो क्या है? कम है, वो क्या है? कम है। तो इस तरह से हम कुछ इस ग्राफ को देख सकते हैं। रेडिएशंस क्या कहती है हमें पता है क्या? रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई होती है जिसके जो कंटिन्यूअसली डीके होते रहती, तो उसके साथ साथ वहां से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। तो इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट में, अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लीड की बनी हुई एक बॉक्स में रख दिया जाता है, तब वो लीड बॉक्स एंड अलाउ एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे मान लो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर रख दिया जाए तो एक स्मॉल होल से यहाँ से जो एमिशन है वो हो रही होती है। किसकी एमिशन होती है? रेडिएशंस की। रेडिएशन किस तरह के हो सकते हैं? अल्फा रे, बीटा रे, अल्फा डीके, बीटा डीके, जो गामा होती है, गामा डीके होती है। तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो ये फॉर्म में आते हैं किसके? दे स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये एक न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या है? रेडिएशन एमिट कर रही है इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ओके, नाउ ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडिएट होती है तो इस पे बेस्ड ये 4 रेडियो एक्टिव सीरीज है। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगी वो इन 4 सीरीज को फॉलो करेगी, ठीक है। पहली सीरीज आती है थोरियम की, दूसरी आती है नेप्ट्यूनियम की, यूरेनियम के, एंड देन यूरेनियम एक्टिनियम की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लेवल के लिए, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप इसको लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड कि अगर आइसोटोप है दैट रिजल्ट्स फॉर्म अ रेडियो एक्टिव डीके, मतलब कोई एक न्यूक्लियस उसकी एक आइसोटोप बनी, किसके वजह से? रेडियो एक्टिव डीके के वजह से। तो मोस्ट प्रोबेबली या फिर बहुत हाई चांसेस है कि वो आइसोटोप जो है वो भी रेडियो एक्टिव हो और फर्दर वो डीके करे, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के वजह से जो आइसोटोप बनी है, रेडियो एक्टिव डीके के वजह से जो आइसोटोप बनी है, वो आइसोटोप भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, इतना हमें समझना है। ओके, द सीक्वेंस ऑफ दिस डीकेज एज रेडियो एक्टिव सीरीज, इसे हम रेडियो एक्टिव सीरीज कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियेट फाउंड इन नेचर आर मेंबर्स ऑफ दिस 4 सीरीज, मतलब जितने भी है मैक्सिमम जनरल अगर हम इसको लाइक नैरो डाउन करते हैं तो हमारे पास ये 4 सीरीज आएंगी जिसपे बेस सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है इस पे डिपेंड करेगी। ओके, देखो ये थोरियम है, ये थोरियम वाली सीरीज है, इसमें मास चेंज जो होती है वो 4n टर्म्स में होती है, ठीक है। नेप्ट्यूनियन की बात करें तो 4n+1 टर्म में होती है। यूरेनियम एक्टिनियम या फिर इसे एक्टिनियम भी कहा जाता है, सो 4n+3 में ये आती है। ओके, तो देखो इसकी जो पेरेंट आइसोटोप होगी जिससे ये डीके होके बनी होगी वो क्या होगी? 232 थोरियम, सिमिलरली 237 नेप्ट्यूनियम, सिमिलरली 238
यूरेनियम, और ये यूरेनियम का ही आइसोटोप है 235 यूरेनियम। ओके, इसकी सारे की T½ जो है, मैं इसे अच्छे से रिमूव कर दे, T½ यानी कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है आपको पता ही है। तो ये सब हमने डिस्कस कर रखा है पहले। ओके, तो ये जो बार बार आप देख रहे हो कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या फिर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, कुछ दूसरा न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसका जैसे कि इस रेडियो एक्टिव सीरीज में ही कहा गया था कि अगर आइसोटोप एक रेडियो एक्टिव डीके की वजह से बना है तो वो आइसोटोप भी रेडियो एक्टिव होगा एंड फर्दर डीके करेगा। तो इस तरह के डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन को हम कहेंगे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। तो जैसे कि ए कोई एक न्यूक्लियस है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ बी में, बी भी कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बनी, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ सी में, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अगर हम कंसीडर करते इसकी डिसइंटीग्रेशन यानी कि कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ डीके कांस्टेंट λ1, इसके हम कंसीडर करते हैं λ2, ठीक है। अब अगर मैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालू ऑफ ए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, ये कितना होगा डी, अच्छा इसके लिए डिसइंटीग्रेशन n1, इसके लिए n2, ठीक है। सो dn1 dt इक्वल्स टू λ1 n1, ये मैं लिख सकता हूं, dn1 dt इक्वल्स टू λ1 n1। अच्छा, यही रेट थोड़ा ध्यान से समझना, जिस रेट में ये डिसइंटीग्रेट हो रही है उसी रेट में तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। सिंपल सी बात है, देखो आपके पास एक बकेट है और आपके पास एक मग है, जिस रेट से आप और आपके मग में पानी है, ठीक है, जिस रेट से आप पानी को खाली करोगे उसी रेट से आप बकेट को भर रहे हो, है ना, समझ में आ रही ना बात। तो डिसइंटीग्रेशन जिस रेट से होगा, फॉर्मेशन सेम रेट से होगा। तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां तक समझ आ रही कि जिस रेट में ए डिसइंटीग्रेट होगी उस रेट में बी का फॉर्मेशन होगा। अब अगर बात करते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, अगर बी की मैं बात करूं डिसइंटीग्रेशन की, तो इसमें क्या होगी dn2 dt इक्वल्स टू λ2 n2। यहां तक समझ आया। ये कैसे डिसइंटीग्रेशन होगा ये सब मैंने बता चुका है पिछले वाले वीडियो में, इसको किस तरह से लिख रहे। और यही डिसइंटीग्रेशन जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हम लिख सकते, सी हम लिख सकते हैं, ऑफ सी हम लिख सकते। तो नेट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी अगर मैं कैलकुलेट करूं, बी का नेट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी माइनस डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी, ठीक है। सो नेट रेट अगर मैं निकालूं डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, this minus this, so λ1 n1 minus λ2 n2, ठीक है, λ1 n1 इक्वल्स माइनस λ2 n2। अब अगर मैं लिख रहा हूं if λ1 n1 इक्वल्स टू λ2 n2, मतलब दोनों की ही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ए की और बी की अगर सेम है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ रही है। कब कहेंगे, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, राइट, मतलब फॉर्मे, या फिर इस तरह से भी कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तब हम क्या कहेंगे कि इट इज एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या कहा जा रहा है। अच्छा, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अगर हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं
एक दूसरे कलर यूज करते हैं कुछ, ठीक है। अगर λ1 n1 इक्वल्स टू λ2 n2 हो रहा हो, सो वी कैन सिंपली राइट λ1 बाई λ2 इक्वल्स टू n1 बाई n2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसकी मीन लाइफ की बात करें तो t2 बाई t1 एंड सिमिलरली t हाफ ऑफ 2 बाई t हाफ ऑफ 1। इस इक्वेशन पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बट इससे क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है जनरली, ओके। समझ में आ गई बात, क्या मैं बताना चाहता हूं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में। अब ये सी के जगह पे और आगे भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है, डी ई एफ, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। और इसी को हम क्या, यहाँ पे हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज समझी, दैट इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है कि जब एक न्यूक्लियस को, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी, जहां पे हमने ये कंसिडर करा था ये एक कंटिन्यूअस डीके प्रोसेस हो रही है, ओके, वो तो सही है। बट अगर कोई न्यूक्लियस है, राइट, कोई न्यूक्लियस है, इसे मैं अगर आर्टिफिशियली भी इसे अगर रेडियो एक्टिव बनाना चाहूँ, कोई हैवी न्यूक्लियस है जिसे मैं आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आर्टिफिशियली किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन को किया जा सकता है, बाय बॉम्बार्डिंग विथ सम प्रोजेक्टाइल मतलब कुछ इंसिडेंट पार्टिकल, कुछ कोलिजन के मदद से, मतलब एक न्यूक्लियस है, इसे मैं कोई दूसरे पार्टिकल से इसे कोलाइड करवा रहा हूं एंड देन इट इज स्प्लिटिंग इनटू सम डिफरेंट पार्ट्स, उसे हम समझेंगे, ओके। एक बार इसे पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच वन और मोर न्यूक्लियाइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई और वन एटॉमिक न्यूक्लियस इन द सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है इसमें सिर्फ हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ जो न्यूक्लियस है उनका रिएक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर रही, आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं, ओके। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होती है, एक रहती है आई, दैट इज द इंसिडेंट पार्टिकल, और एक रहती है टारगेट न्यूक्लियस, राइट, जिस पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं। सो टारगेट न्यूक्लियस, जिसे हम पेरेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, ओके। अब इस पे कोलिजन होने के बाद ये एक हाईली अनस्टेबल स्टेट में आती है जिसे हम कहते हैं सी स्टार और कंपाउंड न्यूक्लियस। Then it splits into product nucleus P, product प्लस O क्या है, आउटगोइंग पार्टिकल्स, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के पार्टिकल्स, ओके। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन का जनरल इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, I plus T gives a compound nucleus and then further splits into a product and outgoing particles, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और क्या कंसीडर किया हमने कि इस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करती है या फिर न्यूक्लियस का ही चेंज हम कंसीडर करते हैं, बाकी एटॉम्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ओके। बात करते हैं अब इसके क्यू वैल्यू की। क्यू वैल्यू क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू ये डिफाइन करता है कि उस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब या फिर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। क्यू वैल्यू की एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वह डेल्टा एम को आप एज अ मास डिफेक्ट कंसिडर कर सकते हो। डेल्टा एम क्या है, दैट इज मास ऑफ आई यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल प्लस मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट, अच्छा ये न्यूक्लियस अब लिख दो, न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस कुछ भी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल्स और रेडियो एक्टिव और रेडिएशन, यहाँ पे आउटगोइंग पार्टिकल्स
और रेडिएशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं Q वैल्यू को। ओके, अगर Q वैल्यू पॉजिटिव होती है, इफ Q वैल्यू इज पॉजिटिव, तब इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोअर्जिक रिएक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोअर्जिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रही है? मास ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है प्लस टारगेट न्यूक्लियाई, इसकी मास ज्यादा होगी मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो वी कैन सिंपली राइट Mi प्लस Mt इज ग्रेटर देन Mp प्लस Mo। ठीक है, अगर Q वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोअर्जिक रिएक्शन। ओके, इस केस में क्या हो रहा है? Mi प्लस Mt इज लेस देन Mp प्लस Mo। ठीक है, Q वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है, जो टारगेट न्यूक्लियस से टकरा रहा है, तो इसके पास कुछ एक एनर्जी होगी जिसके वजह से ये टारगेट न्यूक्लियस को डीके या फिर टारगेट न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रिएक्शन होने पे मजबूर कर रहा। तो वो जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जरूरत पड़ती है फोटो करंट को स्टार्ट करने के लिए या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। तो जो मिनिमम, कभी थ्रेशोल्ड का मतलब ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसे ही हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगेगी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, जिसे हम लिखते हैं ETH, और थ्रेशोल्ड एनर्जी उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -Q Mi बाय Mt प्लस 1, इस तरह से। ओके, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ये मेजरली देखा गया है 3 फॉर्म में हो सकती है। इसके जो रेडिएशंस है वो 3 फॉर्म में निकल सकते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। एंड बीटा डीके में भी फिर 2 तरह के बीटा डीकेज होते हैं, उसको भी हम समझेंगे। अल्फा डीके में क्या होता है कि एक जो एमिटेड और जो एक नई पार्टिकल जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट न्यूक्लियर देखा था और एक O देखा था जो आउटगोइंग पार्टिकल है। तो यहाँ पे अल्फा डीके में आउटगोइंग पार्टिकल जो होती है उसे हम एक अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और जनरली अल्फा पार्टिकल क्या होती है? एक हीलियम-2 न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ओके, नाउ एक बार इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अल्फा डीके इज अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इन विच द एटॉमिक न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, देयरबाय ट्रांसफॉर्मिंग और डीकेइंग इनटू अ न्यू एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, देखो, पेरेंट न्यूक्लियाई यानी कि जो टारगेट न्यूक्लियाई उसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई उसे हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ओके, तो पेरेंट न्यूक्लियस का डीके हुआ, ठीक है, डीके के वजह से क्या हुआ? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, प्लस क्या हुआ? एक डॉटर न्यूक्लियाई आया और कुछ आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है? 23892, ये है यूरेनियम 23892, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। इसका डीके हुआ। अब डीके आर्टिफिशियली हम लोग अगर बॉम्बार्डमेंट से कर रहे हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना है कि जब रिएक्शन हो रहा है या फिर रिएक्शन हो चुका है, उसका जो प्रोडक्ट है उस पर हम कंसेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, हीलियम न्यूक्लियस जिसे हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं, और ये क्या है? यहां से रिलीज हुआ और ये एक नया बन गया, दैट इज डॉटर न्यूक्लियस जिसे हम प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये कौन सी एटम हो गई? ये कौन सी न्यूक्लियाई होगी? थोरियम 23490। मतलब जब अल्फा पार्टिकल का डीके होगा तो उस समय में जो एटॉमिक मास है वो कितने से घट जा रहा है? A-4 हो जाएगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो Z-2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे नेप्टूनियम 23793, इसका अल्फा पार्टिकल डीके हुआ तो कितना बन गया? Pa
233 एंड 91 प्लस ये अल्फा पार्टिकल डीके इस तरह से कुछ एक एग्जांपल हमारे पास लिए गए हैं। मतलब क्या हो रहा है, हीलियम, ये कौन सा एटम है, कौन सा न्यूक्लियर, हीलियम 24, जब भी होगा तो इस तरह का रिएक्शन हम देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल में। अच्छा, इसकी अगर क्यू वैल्यू की बात करूं मैं, तो क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज मास ऑफ क्या, मास ऑफ द एक्स, यानी कि मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर। इसको मैं अगर अच्छे से डिफाइन करूं तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर प्लस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियर 24। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों क्यू वैल्यू इस तरह से लिख रहे हैं। देखो क्यू वैल्यू क्या होती है थी, रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर, है ना, ये है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू हम कहां पे देखे थे, अभी हमने देखे थे कि डेल्टा एम सी स्क्वायर होती, तो डेल्टा एम क्या है, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, ठीक है, माइनस मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ जो भी यहाँ पे आउटगोइंग पार्टिकल्स फॉर्म हुआ। तो इसको मैं अगर मान लेता हूं कि जो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल है उसको मैंने अभी कंसीडर नहीं किया, फिर उसकी मास को 0 कंसीडर किया है, मैंने सेकंड पार्ट से कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बताया, सेकंड पार्ट से कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे सिंपली मैं पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई की पेरेंट न्यूक्लियाई की मास से डॉटर न्यूक्लियाई और हीलियम न्यूक्लियाई की न्यूक्लियस के मास को मैं अगर सबट्रैक्ट करूं इनटू सी स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्यू वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं बीटा डीके की। जैसे अल्फा डीके में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रही थी या फिर अल्फा रेडिएशन रिलीज हो रहे थे, बीटा डीके में क्या है, बीटा रे जो है वो एमिट होगी, राइट, अल्फा डीके में, और बीटा रे जो है यहाँ पे एमिट होगी। तो बीटा डीके के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से चूंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम बता सकते हैं। देखो बीटा डीके दो टाइप के हो सकते हैं, एक है प्लस बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा डीके, एक है बीटा माइनस डीके। ओके, तो बीटा प्लस डीके कब होगी, जब एक प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा एक न्यूट्रॉन में, तब हम उसे कहेंगे बीटा प्लस डीके, और जब इसका उल्टा होगा, दैट इज न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तब होगी बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, जो भी एक न्यूक्लियस है ए, सपोज करते एक न्यूक्लियस है ए जिसकी एटॉमिक मास है एक्स, एक कंसिडर करते हैं, जिसके एक एटॉमिक मास है ए और इसकी एटॉमिक नंबर है जेड। इसका अगर बीटा डीके होगा तो ये बनेगा कुछ एक टर्म वाई, जहां पे ए जो है दैट इज द एटॉमिक मास है वो सेम रहेगी। अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो जेड प्लस 1 हो जाएगा। साथ ही साथ एक हमारा रिलीज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन -1, ओके, इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस होगी सिमिलरली, ओके, और साथ ही साथ एक नया पार्टिकल, जो एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, ये रिलीज होगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या, माइनस बीटा माइनस पार्टिकल और बीटा रे, ठीक है, बीटा पार्टिकल। ठीक है, और अगर बीटा प्लस डीके होगा तो इस केस में क्या होगा, ए जेड से बनेगा क्या, जेड -1 और ए, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, यहां पे क्या बनता है, एक पॉजिटिव, इसी का ऑपोजिट एक कोई पार्टिकल बनेगा जिसकी चार्ज होगी पॉजिटिव, और इसे हम कहते हैं बीटा प्लस पार्टिकल, जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। और साथ ही में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम कहेंगे क्या, न्यूट्रिनो। सो दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक एग्जांपल दिया गया, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। यहाँ पे कौन से एटम की बात की गई, देखो कार्बन 14 एटम का बीटा डीके हुआ तो ये बनी क्या, नाइट्रोजन 14 एटम, ठीक है, कार्बन 14 वाले आइसोटोप का डीके हुआ, नाइट्रोजन 14 एटम, ये नाइट्रोजन 14 ये बन गया,
प्रोडक्ट और साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो एंड एक इलेक्ट्रॉन का यहां से एमिशन हुआ। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन या फिर इस ये वाले जो पार्टिकल है इसे हम बोल रहे हैं बीटा माइनस पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, इसे हम कह रहे हैं पॉजिट्रॉन। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं इसके एनर्जी की ग्राफ करूं, बीटा एमिशन की एनर्जी की ग्राफ बताऊं विथ इंटेंसिटी, तो हम ये एक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, राइट। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगी ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगी। ठीक है, ये किसके एग्जांपल दी गई है? 210 बिस्मथ वाले जो न्यूक्लियस है इसकी एग्जांपल दी गई है, इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रम दी गई है जब इसका बीटा डीके हो रहा था। ठीक है, जब इसका बीटा डीके हो रहा था। ओके, अब गामा डीके की अगर मैं बात करूं तो गामा डीके से कोई जैसे अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल एक मिल रही थी, बट गामा डीके में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई हमें पार्टिकल नहीं मिल रही। तो हम क्यों गामा डीके कह रहे हैं? तो गामा डीके में हमें रेडिएशंस मिलते हैं जिसे हम कहते हैं गामा रेडिएशंस। अच्छा, ये कब होती है? ये कब होती है? जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि हैविंग वेरी हाई एनर्जी एट सम एक्साइटेड स्टेट, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में, अपने डॉटर न्यूक्लियर जो कि वो एक ग्राउंड स्टेट में पहुंचना चाहती है, तब एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी साथ ही साथ गामा रेडिएशंस जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये तब होता है। तो अब देखो, गामा रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, गामा डीके इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन ऑफ एन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई क्या है, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको पता है क्या रहता है? फोटॉन्स रहते हैं सर, आपने तो बताया था ये जब हम डुअल नेचर कर रहे थे, राइट। फोटॉन्स रहता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो फोटॉन्स है ये पहले से ही न्यूक्लियस में नहीं रहता है, राइट। आपको लगेगा ना कि सर न्यूक्लियस में फोटोन होगा तभी तो वो एमिट करेगा, नहीं, पहले से न्यूक्लियस में कोई फोटॉन्स नहीं रहता है। तो फोटॉन्स क्रिएट होते हैं, कब क्रिएट होते हैं? जब ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रहा होता है या फिर जब ये एमिशन का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, ओके, तब फोटॉन्स को क्रिएट किया जाता है। तो जनरली जो गामा रेडिएशन या फिर गामा डीके होती है वो अल्फा या बीटा डीके के बाद होती है, अल्फा या बीटा डीके के बाद होती है। ठीक है, अल्फा बीटा डीके होने के बाद सपोज एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका अल्फा डीके या फिर बीटा डीके हुआ, अब ये एक डॉटर न्यूक्लियाई बना। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई बना। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई हाईली अनस्टेबल है और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। ये जिस एनर्जी लेवल में है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगी। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना? एनर्जी लेवल का सारा खेल है यहां पे। एनर्जी लेवल किसी हाईली एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये ग्राउंड स्टेट में जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम और मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी की तरफ सब मूव करते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या हो रही है? ये स्टेबल होने के लिए बहुत हाई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने आप से रिलीज कर रही है, और ये रिलीज करने के बाद ये खुद ग्राउंड स्टेट में पहुंच रही है। ठीक है, तो इसी रेडिएशन जो रिलीज इसने किया है इसको हम क्या कह रहे हैं? गामा रेडिएशन। देखो यहां पे और एक इसका स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो वेरी हाई एनर्जी गिवन आउट एक्सेस एनर्जी इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट। अनस्टेबल न्यूक्लियस, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे तो कोबाल्ट 2760 ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या हो रही है? बीटा डीके होने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी है, फिर ये बीटा डीके होने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी है। अब ये क्या हो रही है? स्टेबल फॉर्म जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट में है, राइट, स्टेबल फॉर्म में ये डीके हो रही है। ये यहां पे पहुंच गया, ये क्या हुआ? इसका एक्साइटेड स्टेट ही है, लेकिन यहां पे बीटा डीके इसका हो गया। अब ये जो रीजन है ये हाईली अनस्टेबल रीजन है,
ठीक है, हाईली अनस्टेबल रीजन है। तो इसके बाद इसका गामा एमिशन हुआ या फिर गामा डीके हुआ, जिसके वजह से ये अपने स्टेबल स्टेट, ये क्या है डॉटर न्यूक्लियाई, ये क्या है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई ये पहुंची है। और ये डॉटर न्यूक्लियाई कौन सी है 6028, 6028। ओके 6028 का मतलब देखो यहां पे बीटा डीके ही हुआ था 6028, यानी कि पहले ये क्या थी 27 थी, अब इसका 28 हुआ है। तो कौन सा डीके हुआ, तो नेगेटिव गामा डीके हुआ या फिर बीटा माइनस डीके हुआ है। ठीक है, बीटा माइनस डीके होने के बाद ये है इसकी डॉटर न्यूक्लियाई। इस डॉटर न्यूक्लियाई की एक्साइटेड स्टेट ये वाली थी। ठीक है, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए गामा रे का गामा एमिशन किया या फिर गामा डीके किया, तब जाके ये ग्राउंड स्टेट में पहुंची, जब यह जहां पे ये स्टेबल हो सके। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या जानते हैं कि गामा रेडिएशन में एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आती है। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियाई हो जिसकी एटॉमिक मास है A एंड एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका गामा डीके होगा तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट गामा रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी, गामा रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी। समझ में आ रही बात? तो गामा डीके जनरली अल्फा या बीटा डीके होने के बाद ही होता है, बट कुछ न्यूक्लियस में ये खुद ब खुद गामा डीके कर सकती है, राइट, जो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है। ओके, अब अल्फा बीटा या फिर गामा रे के बारे में थोड़ा समझते हैं, इनके प्रॉपर्टीज का थोड़ा एक टेबल के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। देखो नेचर कैसा होता है अल्फा रे का, पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हीलियम 24 हम कहते हैं, इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। बीटा रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जिसे कहते हैं हम बीटा पार्टिकल्स। ओके, गामा रे आर अनचार्ज्ड, राइट, अनचार्ज्ड, 0.0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब इसके सिमिलर है 0.0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। ओके, चार्जेस इसकी बात करें, इसमें +2e चार्ज, इसमें -e चार्ज, इसमें कोई अनचार्ज होती, गामा रे में कोई या फिर गामा रेडिएशंस चार्ज नहीं होती। मास की बात करूं तो 6.64 × 10⁻⁻27 kg, दिस इज 9.1 × 10⁻31 kg, दैट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर, और इसकी मास 0। ठीक है, रेंज क्या है -10 सेंटीमीटर इन एयर, कैन बी स्टॉप्ड बाय 1 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, गामा रे को अल्फा रे को स्टॉप करने के लिए 1 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम प्लेट हमें चाहिए। ओके, बीटा रे की बात करूं, अप टू अ फ्यू मीटर इन एयर, कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, नाउ अगर मैं गामा रे की बात करूं तो सेवरल मीटर, बहुत मतलब बीटा और अल्फा से भी ज्यादा इसकी रेंज है गामा रेडिएशंस की। ओके, कैन बी स्टॉप्ड बाय थिक लेयर ऑफ लिड। ओके, नेचुरल सोर्स क्या है, नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स इसके कौन कौन से हो, तो यूरेनियम 23692 ये इसका नेचुरल रेडियो आइसोटोप है। इसकी नेचुरल रेडियो आइसोटोप दैट इज कोबाल्ट 68, और एक्साइटेड न्यूक्लियाई फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ गामा डीके। कोई भी एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो कि बीटा डीके के बाद फॉर्म हो रही है, अल्फा डीके के बाद फॉर्म हो रही है, वही इसकी एग्जांपल हो जाएगी, एक्साइटेड न्यूक्लियाई। ओके, समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियस। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो इसी तरह से आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।